हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं पी ब्लॉक, यानी कि जो क्लास 11 का एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है पी ब्लॉक, उस पर फोकस करने वाले हैं। इसको मैं 2-3 पार्ट में बनाऊंगा ताकि आप बोर ना हो जाओ। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई का मजा भी बना रहे और आपकी गाड़ी भी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट लेकिन आप रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे तो आपको मजा आएगा। तो बच्चों, हमें हर एक चीज का मजा लेना है और मजा लेके ही स्टडी होगा। तो पेन पेपर लेके तैयार हो जाओ। हम लोग एनसीईआरटी स्टडी करने वाले हैं। यहाँ लिखा है ना एनसीईआरटी, इसको स्टडी करनी है। क्योंकि अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो जेई के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जेई के जो भी एस्पिरेंट है या नीट के जो भी एस्पिरेंट है वो एनसीईआरटी स्टडी करना ना भूले। लेकिन बच्चे लोग थोड़ा बोर फील करते हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी स्टडी करता हूं आपके साथ पी ब्लॉक्स। ठीक है, तो आज पार्ट 1 करेंगे हम लोग पी ब्लॉक के, और देखते हैं इसमें कैसे कैसे मजेदार चीजें भी मिलती है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें, स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला पेज है एनसीईआरटी का। जब खोलोगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि इन क्लास 11 यू हैव लर्न समथिंग समथिंग ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक, लेकिन इसमें खास बात यह है, इसने आपको बोला हुआ है कि भैया कॉन्फ़िगरेशन जान लो क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट का क्या होता है, और आपके पास कौन कौन सी चीजें मिलने वाली है। मतलब मेटल मिलेगा, मेटलॉइड्स मिलेगा एंड नॉन मेटल भी मिलेगा। ठीक है ना, ये 3 चीजें आपको मिलने वाली है। कौन कौन से? मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो पी ब्लॉक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पढ़ने को क्या क्या मिलता है इसके बारे में। पी ब्लॉक का पहला मेंबर कौन सा, ये भी देख लेते हैं। पी ब्लॉक का पहला ग्रुप 15 एलिमेंट। एनसीईआरटी में जो पहला जो बुक खोलोगे ना तो क्या मिलेगा? ग्रुप 15 एलिमेंट्स। कौन कौन से मेंबर हैं देख लेते हैं। पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रुप 15 का पहला मेंबर। उसके नीचे मतलब ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, पहले नाइट्रोजन फिर फास्फोरस, उसके नीचे फास्फोरस, ये रहा फास्फोरस। उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमनी एंड फिर बिस्मथ। तो पहले आप मेंबर्स के नाम लिख लो भाई। ग्रुप 15 एलिमेंट में कौन कौन आता है? नाइट्रोजन आता है। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चों को नाम ही नहीं पता होते, कोई बात नहीं, पता हो जाएगा। आप लिखते जाओ मेरे साथ साथ। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन कौन सा है? फास्फोरस है। ठीक है ना, फास्फोरस है। सबके बारे में स्टडीज यहाँ पे करेंगे। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक है और क्या है? एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना, बिस्मथ ये है। As we go down the group, there is a shift from non-metallic to metallic through metalloidic character. जैसे जैसे आप नीचे जाओगे साइज आपको बड़ा मिलेगा। ठीक है ना, बड़ा साइज मिलता जाएगा। और ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ना, मेटल्स की प्रॉपर्टी बढ़ेगी, यानी कि सबसे जो नीचे वाला होगा वो हाईली मेटालिक होगा एज कंपेयर टू उसके ऊपर वाले मेंबर्स। इसका कारण क्या है, क्या हो सकता है? थोड़ा सोच के देखो। हमने मेटल्स के बारे में थोड़ा सा तो पढ़ा है ना, थोड़ा सा क्या पढ़ा है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन बड़ा जल्दी दे देते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं। पढ़ा है हमने ना, जैसे सोडियम का भी तो पढ़ा था क्लास 10th में। क्या पढ़ा था हमने कि फटाक से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो बहुत ही जल्दी दे देगा और Na+ बन जाएगा। ठीक है ना, मेटल की प्रॉपर्टी। या मैग्नीशियम की भी यही प्रॉपर्टी थी, इलेक्ट्रॉन देगा Mg2+ बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज बड़ा होता जा रहा है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है। उसकी डिस्टेंस क्या है? सबसे ज्यादा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बड़ा आसान है। इसका जो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है, न्यूक्लियस से तो बहुत दूर लाई करेगा ना। इसका न्यूक्लियस के पास ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इलेक्ट्रॉन तो पकड़ के रखता है, ऐसे खींच के रखता है, पुल करके रखता है इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ का न्यूक्लियस खींच बोलेगा भाई मेरे पास रहो, कहाँ जा रहे हो, वो है बड़े पास में ही। ठीक है ना, और ये क्या है, जैसे नीचे आ गए तो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया। यहाँ से थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना। उसके नीचे जाएंगे और बड़ा हो गया। सबसे बड़ा कौन है? बिस्मथ। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस मैटर तो करता ही है।
राइट। तो न्यूक्लियस की जो खींचने की पावर है इलेक्ट्रॉन की तरफ, जो खींचेगा वो इलेक्ट्रॉन को, उसकी पावर यहाँ कम हो जाएगी, है ना। बहुत बड़ा एटम है, न्यूक्लियस की पावर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो आसानी से दे दे वही तो मेटालिक बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बड़े साइज होने की वजह से और न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम होने की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वही यहां पे समझाया गया है। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स, मतलब मेटल से मिलते जुलते हैं, एंड बिस्मथ इज ए टिपिकल मेटल, ठीक है ना। नॉन मेटल मेटलॉइड, बिस्मथ क्या है, टिपिकल मेटल ही है ये तो, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो आपको ध्यान में रखना होगा ये दोनों क्या है, नॉन मेटल्स, ये दोनों क्या है, मेटलॉइड्स, और ये टिपिकल मेटल ही तो है, पूरा मेटल का बिहेवियर ही दिखाता है वो। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों साफ साफ, ओके, ठीक है, ऐसे ही काम करेंगे, समझ गया ना। फिर साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना आसान है, मेटालिक बिहेवियर बढ़ेगा। चलो इजी है वैसे। आगे पेज खोलोगे तो इतना गैप मिलेगा आपको, तो मैंने भी गैप दिखाया है, चलो कोई बात नहीं। ऑकरेंस, ऑकरेंस में आपको क्या ध्यान रखना है, नाइट्रोजन कहाँ ऑकर होता है सबसे ज्यादा, देख लो। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन मतलब N2, N2 comprises 78% by volume of atmosphere। उफ, बहुत ज्यादा है ये तो। 78% जो हमारे आसपास की चीजें हैं ना, एयर जिसको हम बोलते हैं ना, एयर, भाई उसमें नाइट्रोजन घुसा हुआ है N2, 78% N2 है, सोच लो। इन द अर्थ क्रस्ट इट ऑकर्स एज सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, कहाँ मिलेगा, अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो लेयर है ना, अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जमीन में, कॉल चिल साल्ट पीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिल साल्ट पीटर। एंड पोटासियम नाइट्रेट, इंडियन साल्ट पीटर। इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बताइए, ये प्रोटीन में पाया जाता है, किसमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉस्फोरस ऑकर्स इन मिनरल्स इन दी एपेटाइट फैमिली। फॉस्फोरस कहाँ कहाँ होता है, देख लो, Ca9PO4 का होल 6, कैल्शियम फ्लोराइड, यहाँ भी आप कैल्शियम, यहाँ खैर हाइड्रोजन आ गया, फ्लोरोएपेटाइट CaF2, विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। फॉस्फेट रॉक में क्या क्या होता है बच्चों, फॉस्फेट रॉक, रॉक होता है, पत्थर होता है, फॉस्फोरस होता है वहां पर, तो क्या है, Ca9PO4 का होल 6, ठीक है ना। फॉस्फोरस इज एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर, ये तो होगा ही, सही बात है। इट इज प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन लिविंग सेल्स, बोन्स में भी है, लिविंग सेल्स में है, बायोलॉजी वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं। फॉस्फोर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स। बताइए, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स। सल्फाइड मिनरल्स में फाइंड किए जाते हैं, पता है। चलो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं क्या है एनसीईआरटी में। और चलो, ये एक टेबल मिलेगा आपको, ध्यान से देख लो बच्चों इस टेबल को। इस टेबल को आप ध्यान से देखो, यहां आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे कॉलम बने हुए हैं। क्या क्या है, प्रॉपर्टी का कॉलम है, सबसे पहला दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी का कॉलम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सारा कॉलम बना हुआ है। तो एटॉमिक नंबर तो देखो बच्चों आपको याद होनी चाहिए सबके मतलब आर्सेनिक तक तो याद कर ही लो, ठीक है ना। एटॉमिक मास तो आपको याद ही होगा मुझे लगता है, 7 × 2 14, ये 31 ले लेते हैं, 30.97 है, 31 ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, ठीक है।
3s2 3p3। कॉन्फिगरेशन लिखने तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा। एंड आर्सेनिक का नहीं भी लिखा भी चलेगा, फास्फोरस का तो लिखने आना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी आ गया बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, हमारे पास क्या होता है? एटम होता है, ये एटम होता है, ठीक है ना। यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालना है बाहर, तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि न्यूक्लियस और इसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाए, ठीक है ना। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो एनर्जी है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए, तभी तो ये बाहर निकलेगा। तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी गिवन टू नॉक आउट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बढ़िया है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देख लो कितना है, 1402। ये किसमें है? नाइट्रोजन में। उसके बाद बहुत कम हो गया, सबसे कम बिस्मथ, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ? आयोनाइजेशन सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, सबसे कम। भाई सीधी सी बात है, नाइट्रोजन का जो एटम अगर हमने ड्रॉ किया था ना, छोटा होता है नाइट्रोजन, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल काम है ना। वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इज ए टफ जॉब, मुश्किल काम है ना। तो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस वहां बहुत पास है, इलेक्ट्रॉन के पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को छोड़ता नहीं, खींच के रखता है, खींच के रखता है न्यूक्लियस, है ना। तो उसको निकालना तो मुश्किल तो होगा ही। अब आप सोचो, किसी बच्चे को अगर किडनैप करना हो, तो घर से किडनैप करना तो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। भगवान न करे किसी के साथ हो, बस एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। लेकिन कोई बच्चा अगर घर से बहुत दूर है तो उसको उठा के ले जाना आसान है, किडनैप करना आसान होता है। तो समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो आप नेगेटिव में नहीं लेना, एक बात कह रहा हूँ आपको। 1402 जो है सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन, सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि छोटा होता है, ठीक है। डेल्टा एच फॉर्मेशन, डेल्टा एच सबसे ज्यादा 2856 किलो जूल पर मोल होगा, ये किलो जूल पर मोल। एनर्जी रिलीज, जब कोई भी जब कंपाउंड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज सबसे ज्यादा इसमें है, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, ठीक है। डेल्टा एच आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन इट्स फैमिली, क्योंकि सबसे छोटा है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन को लेने की कैपेसिटी। न्यूक्लियस तो डोमिनेट कर रहा है, छोटा है न्यूक्लियस, काफी उसमें डोमिनेटिंग है, तो इट कैन पुल द इलेक्ट्रॉन वेरी इफेक्टिवली, इलेक्ट्रॉन को पुल कर सकता है वेरी इफेक्टिवली। कौन? नाइट्रोजन, ठीक है ना। कोवेलेंट रेडियस, सबसे छोटा रेडियस है, बात सही है, छोटा है बेचारा। जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं, साइज बड़ी होती जाती है, तो ऑब्वियस रेडियस से बड़ा ही होगा। सबसे बड़ा कौन है? बिस्मथ है, बड़ा साइज वो तो होगा। आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस देखो, आयनिक रेडियस कितना ज्यादा है? बहुत ज्यादा है इसका, इसका बहुत कम है। नाइट्रोजन क्या करता है? बी लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पुल कर सकता है, तो नया इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वहां पे। जब भी इलेक्ट्रॉन पास जाएगा ना किसी के पास, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, तो आप कह सकते हो साइज बड़ा हो जाता है। देखो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं ऐड होने जाता है तो अपने साथ क्लाउड ले जाता है और साइज को बढ़ा देता है, ठीक है ना। फास्फोरस का देखो आयनिक रेडियस बड़ा है, ठीक है। बिस्मथ का छोटा है, बेचारा बिस्मथ का छोटा क्यों है? सबसे छोटा बिस्मथ का है, एंटीमोनी का भी है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो इनका जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है वो तो खत्म हो जाता है। इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो वो जो शेल है वो खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। जैसे कैसे होता है, एमसीडी वाले आते हैं, बोलते हैं आपका एक फ्लोर इलीगल है, काट दो, हटा दो, तो हटा देते हैं, घर छोटा हो गया, होता है ना। बिल्कुल वैसे ही है, अगर बाहरी इलेक्ट्रॉन हट गया वहां से, तब तो साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि जब बाहरी इलेक्ट्रॉन हट गया, एक शेल कम हो गया, तो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है, न्यूक्लियस की जो पावर है ना, वो बड़ी हो गई,
वो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को बोलेगा चलो मेरे पास आओ, और कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा बना लेगा। न्यूक्लियस का तो काम ही यही है ना, बेचारा पॉजिटिव है, खाली बैठा रहता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है, खींचता रहता है, खींचता रहता है। देख रहे हो इसका साइज कितना छोटा कर दिया है, 76 है, सबसे छोटा है ना, सबसे छोटा है ये। तो न्यूक्लियस का काम है ये। बाहरी जब शेल खत्म हो गया तो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस काफी इफेक्टिवली खींच लेता है और पूरे एटम को छोटा बना देता है। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी का रेशियो भी गिवन है आपको। चलो डेंसिटी ज्यादा यूज नहीं है वैसे, लेकिन हाँ आयनिक रेडियस को आप एक बार ट्रेंड देख लो, पहले बढ़ गया फिर छोटा हो गया फिर बढ़ गया। तो मैंने इसका रीजन बता दिया। तो आपको इसमें से कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए और ऐसे का ट्रेंड पता होना चाहिए। वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रेंड पता होना चाहिए कि कम होता जा रहा है, ठीक है ना। चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ट्रेंड पता होना चाहिए। नाइट्रोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान से देखो बच्चों, आपको दिख रहा है साफ साफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ क्या बोला गया है कि NH2NP3 होगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। चेक करके देख लेते हैं भाई क्या सही बोल रहे हैं। नाइट्रोजन का पहले एटॉमिक नंबर बताओ, याद है 7 होता है। यस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7 होता है। तो क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, ठीक है। फास्फोरस का भी लिख लेते हैं। फास्फोरस का कितना होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो NS2323 वो सही कह रहा है, NS2NP3 NS2NP3, N यहाँ के लिए 2 है, N यहाँ के लिए 3 है, ठीक है ना। तो ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्रुप 15 वालों का। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसका, NH2NP3 का, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो एटॉमिक रेडियाई का मतलब होता है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन लिया भी नहीं गया है और दिया भी नहीं गया है, वो एटम है, न्यूट्रल है। दूसरा क्या है आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद तो वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि आयन भी हो गया, उसको आयन भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो खुद पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता जाता है, हमने डिस्कस किया ही था पहले, ठीक है। यहां बोला गया होगा आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व, ज्यादा इंक्रीज बहुत कम इंक्रीज होता है। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन द हेवियर मेटल्स। जब डी पूरा फिल होने लगेगा तो obvious सी बात है साइज ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा। ज्यादा एक्सपेंड कब होता है, जब न्यू इलेक्ट्रॉन्स में आके ऐड हो जाए। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है ना। पहली बार देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ये बोलो, यहाँ पे आपको ट्रेंड लिखा गया है, डेल्टा H1 लेस देन डेल्टा H2 लेस देन डेल्टा H3, ठीक है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अभी हमने डिस्कस कर लिया कि साइज बड़ा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा, आसान होता जाएगा, आसान होता जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर हम ग्रुप 14 से कंपेयर करें तो ग्रुप 15 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बड़ा मुश्किल काम है ना। पहला इलेक्ट्रॉन डेल्टा H1 पहला इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन मुश्किल, तीसरा तो बड़ा मुश्किल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो एटम छोटा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि छोटा होगा तो क्या होगा, वहां जो न्यूक्लियस होगा डोमिनेटिंग होगा,
अगर छोटा होगा कोई एटम तो वहां का न्यूक्लियस कैसा होगा? डोमिनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। लेकिन जो बड़ा होगा तो न्यूक्लियस से तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बहुत दूर हो गई, वहां पे न्यूक्लियस की नहीं चलेगी ज्यादा। बोलेगा भाई तुम तो बहुत दूर हो, कैसे खींचे तुम्हें? यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बिहेवियर बहुत ही कम होगी, छोटकू सा होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या है। ऑल एलिमेंट इन द ग्रुप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक। नाइट्रोजन N2 एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन क्या होता है? N2। फास्फोरस P4 भी बनता है और मल्टीपल बॉन्डिंग बनाते हैं। डाइनाइट्रोजन डाइएटॉमिक गैस, ये डाइएटॉमिक गैस, while all others are solid। पहला गैस, बाकी क्या है? इसके नीचे सब सॉलिड्स हैं, ठीक है ना? तो अपने नोट्स में बच्चे सब कुछ मेंशन करते जाओ। मेटालिक कैरेक्टर इंक्लूडेड डाउन द ग्रुप कर लिया डिस्कस। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी समझते हो ना? एलोट्रॉप्स मतलब फास्फोरस का भाई भी है कोई, बोलते हैं ना व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, इसके अलग अलग भाई हैं, जुड़वे भाई हैं। लेकिन नाइट्रोजन बेचारा अकेला, कोई भाई बंधु नहीं है इसका, ठीक है ना? ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी, सबके भाई बंधु हैं। जैसे बोलते हैं ना कार्बन के एलोट्रॉप्स बताओ, क्लास 10 में पढ़ा हम लोगों ने। कार्बन के एलोट्रॉप डायमंड, ग्रेफाइट पढ़े थे ना? हाँ, भाई हैं उसके। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है? एलोट्रॉप्स सबके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको छोड़ स्किप कर सकते हैं, सबके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर, बिल्कुल बेसिक नॉलेज रखेंगे हम लोग। और जैसे जैसे वीडियो आगे होगा, वीडियो सेकंड में हम लोग थोड़ा और एक्सटेंशन पढ़ेंगे और डीप में जाएंगे और रीजनिंग के बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मेरे साथ पढ़ो आप एनसीईआरटी और पूरा करो अपना पी ब्लॉक, बोर नहीं होगे, मजा आएगा और पूरा एनसीईआरटी भी खत्म होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।